दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। बिना किसी देरी के शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे मोदी जी से काफी समय से बात नहीं करी है, पूरे 2 दिन हो चुके हैं। तो भाई रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया टुडे ने एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। अब इसका नाम इंडिया टुडे कॉन्क्लेव नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था बीजेपी अनऑफिशियल कॉन्क्लेव, क्योंकि भैया एजेंडा उसी तरीके से रखा जा रहा था, सारा का सारा नैरेटिव उसी तरीके से सेट किया जा रहा था। इसमें मोदी जी आए, पापा की परियों के साथ फोटोज वगैरह भी खिंचवाई, आपके स्क्रीन के ऊपर होंगी। कुछ पापा के परे भी पीछे खड़े हुए थे, लेकिन यहां पर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, इसके ऊपर आपका ध्यान डालना चाहता हूं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलना नहीं चाहिए, ऐसी ही गड़बड़े होती हैं। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं लोकसभा चुनाव 2047 की तैयारी में लगा हुआ हूं। इन्होंने एक्चुअली ये बात एक स्टेटमेंट के बीच में बोली, जहां पर इन्होंने अरुण पुरी को कहा कि अपनी टीम को लगाइए कि मोदी आखिर चीज क्या है। आप लोग 2029 की बात कर रहे हैं, मैं 2047 के चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। तो भाई मेरा दिमाग भी यहां पर चला, मैंने सोचा कि 2047 में क्या चुनाव होगा या फिर नहीं होगा। देखो चुनाव 5 साल में एक बार होता है, तो मतलब 5 के मल्टीपल्स में ही यहां पर चुनाव होगा। 2024 में चुनाव होने वाला है, तो अगला होगा 2029 में, उसके बाद होगा 2034 में, उसके बाद होगा 2039 में, उसके बाद होगा 2044 में, ना कि 2047 में, और उसके बाद 2049 में। 2047 में कुछ चुनाव ही नहीं है, लेकिन मोदी जी 2047 के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। हट जाओ सामने से। इसी के साथ एक और बहुत महान स्टेटमेंट निकल कर आया, भैया टेलीप्रॉम्प्टर लगा लो, आगे 2-2 3-3 लगा लो, एक नया टेलीप्रॉम्प्टर जर्मनी से मंगवाओ, चाइना वालों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपको दिखाना चाहता हूं, एक और बात बोल दी। ये बोला मोदी जी ने कि नॉर्थ ईस्ट को जो है पास्ट गवर्नमेंट्स ने इग्नोर किया था और हमने नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटाइज कर दिया है। इनफैक्ट मोदी जी ने यहां पर यह भी बोला कि मैं नॉर्थ ईस्ट इतनी बार गया हूं जितने कि पुराने सारे प्रधानमंत्री मिलाकर भी नॉर्थ ईस्ट नहीं गए होंगे। भैया मुबारक हो, अभी पता चला है कि मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट से शिफ्ट होकर के साउथ इंडिया में जा चुका है या फिर नॉर्थ इंडिया में जा चुका है। अरे मोदी जी, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर भी आता है। लोग कह के थक गए, लोगों के गले के बांस फट गए, लेकिन आपके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। एक बार मणिपुर नहीं गए, उसके बाद बेशर्मी देखो भैया किस लेवल की हो रही है यहाँ पे। इसी के साथ इस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कल्लीपुरी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, और इसको भी बस स्क्रीन पे देख लेते हैं। यहां पर इन्होंने गोदी मीडिया के ऊपर एक सफाई पेश करी है। द मीडिया कैन नॉट प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, एक्सपेक्टिंग इट टू डू दैट लीड्स टू अनफेयर चार्जेस ऑफ गोदी मीडिया। इफ द पोजिशन इज इन डिसअरे, the media cannot be blamed for it. We are observers in this boxing match. We are not players. सही बोला कल्ली आंटी ने, यहां पर ये ऑब्जर्वर्स ही बनकर बैठे हुए हैं। कोई भी डिबेट शो होती है उसमें ऑब्जर्वर बन के बैठ जाते हैं। कोई बात गलत भी बोल रही होती है बीजेपी, उसमें भी रोकने टोकने का काम नहीं किया जाता। और ये क्या बॉक्सिंग मैच की यहां पर बातें करी जा रही है? अरे कल्ली दीदी, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी है, आप बॉक्सिंग मैच की बात मत करो यहां पे। अब जहां पर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की बातें तो कर ली, अब जरा बात करना चाहूंगा एलवीश भाई के बारे में। एलवीश भाई जो है अरेस्ट हो चुके हैं फाइनली, और अरेस्ट किसने किया है? यूपी पुलिस ने, यानी कि नोएडा में अरेस्ट किया गया नोएडा पुलिस के द्वारा, और योगी जी की पुलिस ने एलवीश भाई को अरेस्ट कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी हेडलाइन है। आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, यूट्यूबर एलवीश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यानी कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में अभी इनको भेजा गया। और आज की बिल्कुल करंट ताजा गर्मा गर्म खबर यह है कि एलवीश भाई ने अपना गुनाह जो है उसको भी कबूल लिया है। अपनी स्क्रीन पर देख लो, एलवीश ने कबूला अपना गुनाह, कहा कि पार्टी में मंगवाता था सांप का जहर। अरे भैया, सबसे पहले ये सांप के जहर से नशे कौन कर रहा है? सांप के जहर से लोग मर जाते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं सांप का जहर चूस करके निकाल दिया, लेकिन यहां पर नशे चल रहे हैं भाई सांप के जहर से। भाई ये जो जेनजी लोग हैं ना, ये खतरनाक लगते हैं मुझे काफी ज्यादा। वैसे इसी के साथ आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, एलवीश भाई का सिस्टम कितनी बुरी तरीके से यहां पर हैंग हो गया है। एलवीश भाई ने सिस्टम करके इतनी हवाबाजी कर दी कि अब सारे लोग उनकी इस टाइम पर मजाक उड़ाने पे लग रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो तो चल ही रहा होगा, जहां पर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है एलवीश भाई। अब इसमें से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल करके आता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि धर्म का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं क्विक फेम के लिए। क्विक फेम वो पा तो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कोई हिंदू धर्म के बिलीवर या फिर फॉलोअर नहीं होते। वो सिर्फ हिंदू धर्म को यूज कर रहे होते हैं कई सारे लोगों को डैश बनाने के लिए। गाड़ी के पीछे हिंदू लिखवा लेते हैं, अपने प्रोफाइल में हिंदू लिखवा लेते हैं, 2-3 सैफरन फ्लैग अपने प्रोफाइल के आगे, अपने नाम के आगे लगा देते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनके दिल में किसी भी भगवान का कोई सम्मान नहीं होता, हमारे सनातन धर्म का कोई सम्मान नहीं होता। तभी सनातन धर्म के नाम पर इस तरीके से सांप का जहर बेचा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। जी हां, अमेरिका ने हमारे को यहां पर दिया है जेम्स बॉन्ड, और मोदी जी ने हमारे को दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड।
हाँ, मैं जानता हूं कि ट्विटर से उठाया जोक है, लेकिन काफी ट्रेंड कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेकंड लिस्ट भी सामने आ चुकी है, अपने स्क्रीन पर इसको भी देख लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा सेकंड लिस्ट इज लाइव और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस टाइम अवेलेबल है, जिसके बाद ये पता चला है कि बीजेपी को जो टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन मिला है वो है 6,986 करोड़ रुपीस का। ज्यादा नहीं है भाई, झोले में आ जाएंगे फिट पूरी तरीके से। इसके बाद टीएमसी को यहां पर मिले 1397 करोड़ रुपए, कांग्रेस को मिले हैं 1334 करोड़, बीआरएस को 1322 करोड़। और इसी के साथ एक अपडेट ये भी सामने आई है कि डीएमके को यहां पर जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी थी, जिसकी की काफी खिल्लियां उड़ाई जा रही थी, उसने 509 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। भाई यहां पर खेल जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। बीजेपी के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चक्कर में, लेकिन अब और पार्टियों के ऊपर भी उठने शुरू हो चुके हैं। खैर, आपको बता देना चाहता हूं कि डीएमके जैसी पार्टियों ने खुद अपनी तरफ से सार्वजनिक यानी कि डिस्क्लोज किया है कि उनको किससे कहां पर पैसे मिले हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी ये बताने को तैयार नहीं कि उनको पैसे किसने दिए। लेकिन इसी सेकंड लिस्ट के साथ एक और बहुत फनी न्यूज भी सामने निकल कर आई है। भाई हमारे देश के जो नेता है ना, सबके सब डैश बनाने में लगे हुए हैं। किसी के भी अंधभक्त मत बनो, मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, बहुत बुरी तरीके से कटेगा। आपको दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। मिस्ट्री डोनेशंस, टीएमसी जेडीयू क्लेम इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेफ्ट एनोनिमसली एट देयर ऑफिसेज। मतलब सब जब अपनी जानकारियां यहां पर बता रहे हैं तो जेडीयू और टीएमसी ने बोला कि भैया हमारे तो कोई ऑफिस में रख के चला गया था, मुझे ना पता, मेरे मुंह से निकल गई। भाई सीरियसली, जिस पार्टी को 1000 करोड़ से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स में मिले हो, वो ये कह रही है कि कोई अनोनिमसली हमारे पार्टी के ऑफिस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स रख करके चला गया, तो ये अपने आप में काफी बड़ा जोक है तुम जनता के ऊपर। इसी के साथ समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि किसी ने हमारे को ऐसी एनोनिमसली हमारे को बाय पोस्ट भेज दिए इलेक्टोरल बॉन्ड। हालांकि उनको सिर्फ 14 करोड़ रुपए ही मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, लेकिन भैया ये फालतू का बहाना तो मत लगाओ यार। मतलब ऐसा लग रहा है इन बहानों को देख करके कि इन विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी जी का स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लिया है। आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और अपडेट आपको दिखाना चाहता हूं। 4000 करोड़ रुपीस के 9159 इलेक्टोरल बॉन्ड जो है गायब हो गए। अरे भाई पहले पर्चियां सामने तो आ जाए, पूरी तरीके से लिस्ट सामने आ जाए, पूरी तरीके से यूनिक नंबर सामने आ जाए, लेकिन नहीं, उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड गायब होने शुरू हो चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इसी के साथ एक और आपको खबर दिखाना चाहता हूं, ये भी काफी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। काफी जगहों पर ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई और उसके बाद ही लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने शुरू कर दिए। निर्मला ताई ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन उनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं था। एज यूजुअल, मैं प्याज नहीं खाता। अपने स्क्रीन पर इसको देखो। ईडी अरेस्टेड ऑरबिंदो फार्मा डायरेक्टर, 5 days later it bought electoral bonds। मतलब ईडी ने अरेस्ट किया, 5 दिन बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लिए और निकलो भैया, तुम हो नादान परिंदे, आजाद हो चुके हो पूरी तरीके से, जाओ घूमो फिरो। इसका थोड़ा सा ब्रीफ भी आपको बता देना चाहता हूं। सारथ रेड्डी, डायरेक्टर ऑफ ऑरबिंदो फार्मा, वाज अरेस्टेड बाय ईडी ऑन 10th November। द कंपनी बॉट बॉन्ड्स ऑन 15th November। यार मतलब 10-15 दिन का तो वेट कर लेते। ये कैसा वसूली भाई का गैंग चल रहा है यहाँ पे। वैसे इसी के साथ आपको एक और अपडेट दिखाना चाहता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी भसूड़ी में एक फेक न्यूज भी बीच में चली थी, जो काफी सारे लोग पकड़ने में नाकामयाब रहे थे। अब ऐसा होता है कि भैया न्यूज चैनल के ऊपर फेक न्यूज चलती है तो उसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आता, लेकिन हमने अगर कोई गलती से फेक न्यूज दिखा दी तो हम उसको क्लैरिफाई यहां पर कर रहे हैं। हबको पावर नाम से एक कंपनी थी, कहा गया था कि पाकिस्तान की कंपनी ने पुलवामा के टाइम पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पार्टी को दिए किसको नहीं दिए पता नहीं, लेकिन अब ये पता चला है फैक्ट चेक के बाद कि ये जो हबको पावर कंपनी थी ये एक्चुअली दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अकॉर्डिंग टू द जीएसटी पोर्टल, हब पावर कंपनी इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म registered under the name of Ravi Mehra, established in Delhi in 2018. It bears no relations to the Pakistan-based Hub Power Company Limited। अब ये बात तो फैक्ट चेक में पता चल गई कि ये पाकिस्तान वाली कंपनी से रिलेटेड नहीं है या फिर वो वाली कंपनी नहीं है, लेकिन इस कंपनी को फॉर्म किया गया था 2018 में। 2019 में इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। वाह, एक साल के अंदर इतना तगड़ा प्रॉफिट। बाबू भैया क्या खेल है पैसों का। इसी के साथ जरा मूव ऑन करना चाहता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स से और अब बात करना चाहता हूं विपक्ष के बारे में भी, क्योंकि यार गोदी मीडिया को फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ कॉन्क्लेव करेंगे बीजेपी को चमकाने के लिए, लेकिन न्यूज वही होती है जब आपको हर तरफ की न्यूज देखने को हर एस्पेक्ट से मिले। तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा विपक्ष के बारे में और इंडिया गठबंधन की। यहां पर एक बहुत बड़ी कल रैली हुई है मुंबई के अंदर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लास्ट दिन था और इसीलिए इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली थी और उसी रैली के बीच में राहुल गांधी के 2 स्टेटमेंट काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इस टाइम पर। एक में तो भाई नरेंद्र मोदी को इन्होंने ये कह दिया कि मास्क पहना हुआ ये कैरेक्टर है, एक्टिंग कर रहा है भाई, मतलब बुरी तरीके से ट्रोल कर डाला मोदी जी को। और दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर के भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। दोनों के दोनों को सुनिए। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है,
परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ एक मास्क है। ये बात सुन के तो मोदी जी भी टेंशन में आ गए होंगे, अपने आप को शीशे के आगे खड़े होकर सोच रहे होंगे कि सच में मैं मास्क तो नहीं हूं एक। अब इस गठबंधन की रैली को देखकर लग रहा है कि भैया चुनाव मोड पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। इनफैक्ट मोदी जी भी आज से अपनी लोकसभा इलेक्शंस की चुनावी रैलियां शुरू करने वाले हैं। लेकिन चुनाव से पहले ईवीएम के काफी सारे सवाल उठ रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने भी ये ईवीएम का सवाल उठा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब नहीं दिया, शेर और शायरी शुरू कर दी। आप जरा सुनो ये छपड़ी शेर और शायरी, जो कि ईवीएम जैसे क्रूशियल मैटर का एक जवाब है। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? EVMs आर 100%। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रात को कुछ लिखा अपने हाथ से। क्या मोदी जी के अगले दिन की चुनावी स्क्रिप्ट लिखी थी? लेकिन यार बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ईवीएम के ऊपर जहां पर सवाल खड़े होते हैं तो उसके ऊपर एक सेटिस्फैक्टरी जवाब क्यों नहीं देती इलेक्शन कमीशन? ये फालतू की पोएट्री करके, ये फालतू की शायरियां करके क्या मिल जाएगा किसी को? खैर आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको एक और मजेदार न्यूज दिखाना चाहता हूं। योगी जी जो कि सबके घर पे बुलडोजर चलवाते रहते हैं, उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चल गया। नहीं, मतलब लिटरली उनके ऊपर नहीं चला है, उनके पोस्टर्स के ऊपर बुलडोजर चल गया, क्योंकि इलेक्शन यहां पर अनाउंस हो चुके हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चक्कर में काफी सारी जगहों से पोस्टर बैनर हटाए जाते हैं। इसी चक्कर में योगी जी का एक बैनर लगा हुआ था और उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। भाई मतलब ये तो आयरनी हो चुकी है, वो इंसान जो औरों के ऊपर बुलडोजर चला रहा था, उसी के अपने पोस्टर बुलडोजर से फाड़े जा रहे हैं। भाई पोस्टर फाड़ना था, घर नहीं गिराना था, हाथ से भी फाड़ा जा सकता था, फालतू में बुलडोजर यूज करके यहां पर हेडलाइन बना दी गई है। चलो भाई काफी हो गई हमारे देश की खबरें, अब जरा बात करना चाहता हूं इंटरनेशनल डंका। हाँ वही वाला जो 10 साल से मोदी जी बजा रहे हैं हर जगह जाके, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको खबर दिखाना चाहता हूं जो काफी डंका फाड़ के रख देगी। यूएस प्रोबिंग अडानी ग्रुप ओवर पोटेंशियल ब्राइबरी, कंपनी डिनाइज फाउल। यानी कि अब यूएस जो है वो अडानी की कंपनी के ऊपर और अडानी के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। इंडिया में तो कभी होने वाली नहीं है, तो यूएस ने यहां पर शुरू कर दिया। द इन्वेस्टिगेशन इज लेड बाय यूएस अटॉर्नीज ऑफिस फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क एंड जस्टिस डिपार्टमेंट्स फ्रॉड यूनिट इन वॉशिंगटन। मतलब भैया फ्रॉड यूनिट जो है वो अडानी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, बज गया डंका यहां पे। अब इसी आर्टिकल का एक छोटा सा पार्ट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अलाउड यूएस प्रोसिक्यूटर्स टू परस्यू फॉरेन corruption allegations if certain links to American investors or markets exist. Adani Group does not trade in US but has American investors. मतलब US के पास एक ऐसा कानून है जो कि वो किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर उस कंपनी के कोई रिलेशंस हैं यूएस के साथ। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर्स भी उसके यूएस में बैठे हुए हैं तो भी उस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, चाहे वो कंपनी फिर बाहर ही क्यों ना हो। और उसी पूरे एक्ट में यहां पर ये इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है और ये इन्वेस्टिगेशन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ही करी जा रही है, ये बात भी यहां पर स्टेट करी गई है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन भैया ये एक बहुत बड़ा सबक है। हमारे देश की सरकार को समझना चाहिए कि बाहर के लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उससे पहले खुद ही कर लेते। इसी के साथ एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। डंके बज रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, अपने स्क्रीन पर देखिए। इंडिया इज अमंग वर्स्ट ऑटोक्रेसीज इन रीसेंट ईयर्स, सेज स्वीडन्स वीडेम इंस्टीट्यूट। द कंट्री हैज रिमेन्ड एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एट द एंड ऑफ 2023 आफ्टर फर्स्ट बीइंग कैटेगराइज्ड एज वन इन 2018, द इंस्टीट्यूट सेड। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यहां पर इंडिया को कहा गया है वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और पहले भी हमारे देश को यह टैग दिया गया था 2018 में। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी क्या होती है?
इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर सारी विपक्षी पार्टियां होती हैं, सारे इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है और पार्टीज को दबाने के लिए, डेमोक्रेसी को दबाने के लिए और इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जिससे कि एक ही पार्टी बार बार यहां पर जीतती रहे। मतलब फ्रॉम मदर ऑफ डेमोक्रेसी टू इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। यार कुछ तो शर्म कर लो, अब कुछ तो शर्म कर लो। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी ऐसी बेइज्जती हो रही है और ये यहां पर कह रहे हैं वॉर रुकवा दी पापा। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर और बाकी सारी खबरों के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो, क्योंकि ये मन की बात नहीं है, गलत समझ रहे थे तुम लोग। ये टू वे कम्युनिकेशन है, यहां पर आपके कमेंट्स जो हैं सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है इसके अंदर। और हां, अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो 2047 में मोदी जी से सामना हो जाएगा तुम्हारा। कर दो सब्सक्राइब करके बेल आइकन। मैं आप सब लोगों से मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।